मनोरमा जी अपने कमरे में बैठी बैठी बोर हो रही थी, इसलिए अपनी बहू रचना के पास जाकर बोली, बहू कोई काम हो तो बता दो, मैं कर देती हूँ। तो रचना ने हमेशा की तरह रूखेपन से जवाब दिया, माँ जी आपसे कुछ नहीं होगा, आप जाकर चुपचाप आराम करें। तो मनोरमा जी चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट आईं। शाम को जब उनका बेटा सुमित ऑफिस से घर आया तो मनोरमा जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा की तस्वीर नीचे गिरकर टूट गई है। मैंने उठाई तो मेरे हाथ में भी कांच लग गया। मुझे तो नज़र नहीं आता, तुम थोड़ा देख लोगे क्या? और बेटा अपने पापा की तस्वीर को जब समय मिले तो उसका शीशा लगवा देना। घर में टूटी हुई तस्वीर। मनोरमा जी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उनका बेटा सुमित गुस्से में बोला, माँ क्या ज़रूरत है आपको पिताजी की तस्वीर को बार बार उतारने की? पर बेटा माँ प्लीज़ आप छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत किया करो। मैं ऑफिस से थक हार कर आता हूँ, थोड़ा आराम भी करने दिया करो। बोलकर सुमित अपने कमरे में चला गया। तो मनोरमा जी के दिल में एक टीस उठी। उनका मन भारी हो गया क्योंकि उनके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। और फिर भी बेटे ने उनकी बात को अनसुनी कर दी। अपने आंसू पोंछकर मनोरमा जी वहाँ से उठी और अलमारी की दराज में कुछ ढूंढने लगी। एक पुराना सा चश्मा जिसकी फ्रेम की एक डंडी टूटी हुई थी, उसको देख उनकी आंखों में चमक आ गई। मनोरमा जी ने अपने चश्मे को थोड़ा साफ किया और फिर कांपते हाथों से उसको पहन अपने हाथ से वो कांच निकालने लगी। बहुत कोशिश करने पर आखिरकार वो शीशा निकल ही गया। दिन प्रतिदिन ये व्यवहार और बड़ा होता जा रहा था। कभी कभी रचना तो कह भी देती, इतनी उम्र हो गई है लेकिन फिर भी माँ जी एक जगह नहीं बैठ सकती, जब देखो किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती हैं। तो सुमित भी रचना का साथ देते हुए कहता, माँ आप एक जगह नहीं बैठी रह सकती क्या? इधर उधर ताका-झाकी करने की क्या ज़रूरत है? बेटे बहू की बातें सुनकर मनोरमा जी का दिल और ज़्यादा टूट जाता। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ही घर में वो परायों जैसा महसूस करेंगे। मनोरमा जी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थीं। बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें जिंदगी के संघर्षों की गवाही दे रही थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लगा दिया। पति के देहांत के बाद उन्होंने अकेले ही तो दोनों बच्चों को पाला था। एक दिन होश रहता ना रात का ना दिन का ही सपना था कि उनके बच्चे खुशहाल जिंदगी जिए। जब सुमित बड़ा हुआ, नौकरी भी लग गई और शादी हो गई तो मनोरमा जी को लगा कि अब उनके जीवन में सुकून आएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। बहू आते ही बात बात पर मनोरमा जी को टोकने लगी। बहू के साथ साथ अब तो बेटे के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। तो मनोरमा जी को ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस घर में एक बोझ बन गई हैं। मनोरमा जी की बेटी प्राची जब भी अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती तो मनोरमा जी की आवाज़ में उदासी महसूस करती। माँ सब ठीक तो है ना? रचना कई बार पूछती, लेकिन मनोरमा जी हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देती, हाँ बेटा सब अच्छा है, लेकिन दिल ही दिल में अपनी तकलीफ़ें छुपा रही थी। एक दिन जब प्राची मायके आई तो उस वक्त रचना और सुमित घर पर नहीं थे। वो सीधी अपनी माँ के कमरे में गई तो उसने महसूस किया कि माँ की आंखें सूजी हुई हैं। वो समझ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है। माँ सच बताइए आप रो क्यों रही हैं? ना भैया, भाभी आपको कुछ कहते हैं क्या? प्राची ने चिंतित होकर पूछा। तो मनोरमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बस कभी कभी तुम्हारे पिताजी की याद आ जाती है इसलिए आंखें भर आई थी। मनोरमा जी प्राची को कुछ नहीं बताना चाहती थी कि बेटा बहू उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन प्राची सब समझ रही थी पर कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उसने अपने भाई भाभी को कुछ कहा तो उसके चले जाने के बाद वो माँ को और भी बातें सुनाएंगे। ये सोचकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप मेरे साथ मेरे घर चलो ना। प्राची की बात सुनकर मनोरमा जी धीरे से बोली, कैसी बातें कर रही है बेटा? कोई माँ अपनी बेटी के घर कैसे रह सकती है? अरे माँ तो अपनी बेटी के घर का पानी तक भी नहीं पीती, तो फिर मैं तेरे घर कैसे रह सकती हूँ? और लोग क्या कहेंगे कि बेटे बहू के होते हुए भी माँ अपनी बेटी के घर रहती है। इसलिए बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे बहू के बारे में लोग कुछ भी कहें। माँ की बात सुनकर प्राची समझ चुकी थी कि चाहे वो कितना भी कह लें, लेकिन माँ उसके साथ नहीं जाएंगी। कुछ देर तक अपनी माँ के साथ हालचाल बांटकर प्राची वापस अपने ससुराल चली गई। अगले दिन रविवार था। सुमित और प्राची तैयार होकर घर से बाहर जाने लगे तो उनको ऐसे जाते देखकर मनोरमा जी ने कहा, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? तो रचना उनकी ओर गुस्से से देखते हुए बोली, माँ जी आपको इतनी भी समझ नहीं है कि जब कोई बाहर जा रहा हो तो उसे टोका नहीं करते। तभी सुमित ने जल्दी से रचना का हाथ पकड़ा और बोला, अरे रचना तुम भी किसे समझा रही हो?
देर हो रही है, चलो। फिर माँ की ओर मुड़कर बोला, और हाँ माँ, तुम पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सुनो, हम 2 दिन के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं। बोलकर सुमित और रचना दरवाजा बंद करके चले गए। बिना ये सोचे कि उनके जाने के बाद माँ अकेली कैसे रहेंगी, क्या खाएंगी, मनोरमा जी चुपचाप दरवाजे की ओर देखती रह गईं, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हों, लेकिन उनके पास शब्द नहीं थे। अब दोपहर हो चली थी और भूख से उनका पेट ऐंठ रहा था। वो उठी और धीरे धीरे रसोई में गई। वहाँ का हाल देखकर उनका दिल बैठ गया। जूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे रचना ने जल्दी जल्दी में कुछ भी समेटने की जरूरत ही नहीं समझी। थकान और भूख के बावजूद भी मनोरमा जी ने पहले रसोई की साफ सफाई की। हाथों में अब वो ताकत नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और गैस चालू कर अपने लिए दाल चावल चढ़ा दिए। फिर थोड़ी देर के लिए वहीं रसोई में बैठ गईं। थकान इतनी थी कि कब उनको नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा चावल और दाल का गैस तो बंद पड़ा है, दाल और चावल अभी पके भी नहीं थे। उन्होंने दोबारा गैस चालू की, लेकिन आग की लो बस हल्की सी टिमटिमा कर बुझ गई। शायद सिलेंडर ख़त्म हो गया था। फिर सोचने लगी कि फ्रिज में रखा खाना ही खा लें, लेकिन जब फ्रिज खोला तो फ्रिज में भी कुछ नहीं था। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी, क्या अब उन्हें अपने ही घर में इस तरह 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझना पड़ेगा। मनोरमा जी के सब्र का बांध आखिरकार टूट चुका था। भूख और कमजोरी के कारण अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। सुमित और रचना के लौटने की कोई खबर भी नहीं थी, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई संदेश। कांपते हाथों से मनोरमा जी ने मोबाइल उठाया, कुछ देर तक नंबर ढूंढती रही और फिर बेटी का नाम आते ही उंगलियां रुक गईं। तो एक गहरी सांस लेते हुए मनोरमा जी ने फ़ोन लगा दिया। जैसे ही प्राची ने फ़ोन उठाया तो मनोरमा जी की रुंधी हुई आवाज़ निकली, अब यहाँ और नहीं रह सकती, तुम आ जाओ बेटी। तो प्राची ने कहा, तुम चिंता मत करो माँ, मैं आ रही हूँ। ये सुनते ही मनोरमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये वही बेटी थी जिसके बार बार कहने पर भी मनोरमा जी उसके साथ नहीं गईं, क्योंकि उनका मानना था कि बेटियां पराया धन होती हैं। इसी सोच ने उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि उनकी बेटी भी उनकी संतान है, जो आज भी उन्हें उतना ही चाहती है जितना पहले चाहती थी। लेकिन आज जब कोई सहारा नहीं दिखा तो बेटी के पास ही फ़ोन मिला बैठी। अपने आंसू पोंछते हुए मनोरमा जी ने फ़ोन कान से हटाया, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। आज पहली बार उन्हें लग रहा था कि वो अकेली नहीं है। अब कोई अपना आ रहा है, लेकिन आंखों में फिर भी आंसू थे, क्योंकि जो बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए था वहीं उन्हें अकेलेपन की इस खाई में धकेल चुका था। उन्होंने घर के चारों नज़र दौड़ाई तो हर कोना वीरान लग रहा था। ये वही घर था जहाँ कभी सुमित की हंसी गूंजा करती थी, जहाँ उनके हाथों से बने खाने की महक पूरे घर में फैल जाती थी। लेकिन अब इस घर में बस सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो दिल को चीर रहा था। करीब 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी तो मनोरमा जी ने लड़खड़ाते कदमों से दरवाज़ा खोला तो सामने आंखों में चिंता, चेहरे पर गुस्सा और दिल में माँ के लिए बेइंतहा प्यार लिए उनकी बेटी प्राची खड़ी थी। माँ प्राची ने उन्हें देखते ही गले से लगाते हुए कहा तो मनोरमा जी की आंखों में भी रुके हुए आंसू बह निकले। इतने दिनों से जो दर्द उन्होंने दिल में दबाया था वो अभी प्राची की बाहों में समा कर छलकने लगा। प्राची के पति विकास भी उसके साथ आए थे। उन्होंने आगे बढ़कर मनोरमा जी के पैर छुए और प्यार से बोले, माँ जी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बुलाया। तो मनोरमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस प्राची की ओर देखती रही थीं, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उनके लिए भी इतनी परवाह कर सकता है। प्राची ने अंदर जाकर घर का हाल देखा। बिखरा हुआ सामान, रसोई में पड़े अधजले चावल, खाली गैस और माँ की कमज़ोर हालत देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था और तकलीफ भी हो रही थी। भैया और भाभी कहाँ हैं, प्राची ने पूछा तो मनोरमा जी ने कहा कि घूमने गए हैं। ये सुनते ही तो प्राची का खून खौल उठा। माँ आपको इस हाल में छोड़कर ये दोनों मस्ती करने चले गए। ये भी नहीं सोचा कि घर में न खाने की व्यवस्था है न कुछ और, तो पीछे से माँ अकेली कैसे रहेगी। क्या इतना भी नहीं सोच सकते थे कि आप अकेली हैं। तो मनोरमा जी कुछ नहीं बोली, वो बस चुपचाप अपनी बेटी को देखती रहीं। तो प्राची ने आगे कोई सवाल नहीं किया। वो सीधा अंदर गई और माँ के कपड़े पैक करने लगी। माँ, अब बस बहुत हो गया, अब आप इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगी। भैया और भाभी के लिए आप सिर्फ एक जिम्मेदारी बन चुकी हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरी दुनिया हो। अब आप मेरे साथ चलोगी। तो मनोरमा जी ने भी नम आंखों से हामी भर दी। उधर दूसरी तरफ घूमने गए उनके बेटे बहू आराम से शिमला की ठंडी वादियों में घूम रहे थे। तभी एक जाना पहचाना चेहरा उनके सामने आया। तो वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजीव कटेवा थे।
जिसने रचना की जान बचाई थी। सुमित तुरंत उनके पास गया और खुशी से बोला, डॉक्टर राजू आप यहाँ, आपको याद आया, आपने मेरी पत्नी रचना की जान बचाई थी। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सुमित का अभिवादन किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्का सा संकोच था। सुमित की बात सुनकर डॉक्टर थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने सुमित और रचना को एक कोने में बैठने का इशारा किया और धीरे से कहा, सुमित तुम्हें एक सच्चाई बताने का समय आ गया है जो तुम्हें अब तक नहीं पता थी। ये सुन सुमित और रचना दोनों चौंक गए। सुमित ने हैरानी से पूछा, सच्चाई? कैसी सच्चाई डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर राजीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमित जी, ऑपरेशन के बाद तुम्हारी पत्नी ठीक हुई थी, उसमें उनको एक किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। तुम हमेशा समझते रहे कि रचना को किडनी किसी अजनबी डोनर ने दी थी, लेकिन सच्चाई यह है कि वो किडनी तुम्हारी माँ मनोरमा जी ने दी थी। ये सुनते ही सुमित और रचना के चेहरे का रंग उड़ गया। रचना ने हैरानी से डॉक्टर से पूछा, माँ जी ने दी थी? तो डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मनोरमा जी ने अपनी एक किडनी तुम्हें देने का फैसला किया था। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि इस बात का जिक्र कभी तुमसे ना किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम्हारा जीवन उनकी कुर्बानी से जुड़ा है। पर आज तुम दोनों को अकेला देखकर मुझे लगा कि उनकी कुर्बानी की बात तुम्हें बतानी चाहिए। देखो सुमित, उनकी इस उम्र में आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। रचना का गला सूख गया। उसके कानों में डॉक्टर की बातें गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने अपनी सास के लिए बलिदान का दृश्य घूमने लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस माँ के साथ उसने और सुमित ने इतना बुरा व्यवहार किया, उस माँ ने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी ज़िंदगी बचाई थी। सुमित ने भी अपनी गलती को महसूस किया और उसकी आंखें भी भर आईं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तो अब एक ही बात उसके दिल में थी, पछतावा और माँ से मिलने की तड़प। शिमला से लौटते समय दोनों ने फैसला किया कि घर पहुंचते ही वो अपनी माँ से माफ़ी मांगेंगे और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन जब वो लोग घर पहुंचे और दरवाज़ा खोला तो सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि मां अंदर होंगी, लेकिन घर में कहीं भी उनकी झलक नहीं थी। हर कोना खाली लग रहा था। सुमित और रचना ने तुरंत अपने अपने कमरों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन मनोरमा जी कहीं नहीं मिली। तभी रचना की नज़र मेज पर रखे कागज पर पड़ी तो कांपते हाथों से उसने वो चिट्ठी उठाई और जोर से सुमित को पुकारा, सुमित देखो, माँ ने चिट्ठी छोड़ी है। तो सुमित ने जल्दी से रचना के हाथ से चिट्ठी ली और पढ़ने लगा, प्रिय सुमित और रचना, तुम्हारे जीवन में मेरी कोई जगह नहीं है और ये बात अब मुझे समझ आ चुकी है। तुम दोनों के सुख के लिए हमेशा दुआ करूंगी, लेकिन अब इस घर में मेरा दम घुटता है। मैंने अपने लिए एक नई जगह ढूंढ ली है जहाँ मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से बिता सकूंगी। मेरी चिंता मत करना, तुम्हारी माँ मनोरमा। चिट्ठी पढ़ते ही सुमित और रचना की आंखों में आंसू आ गए। सुमित ने चिट्ठी को रखते हुए कहा, हमारी वजह से माँ ये घर छोड़कर चली गई। तो रचना ने भी रोते हुए कहा, हमने अपनी माँ के साथ कितना बुरा किया सुमित, हमें उन्हें हर हाल में वापस लाना होगा। सुमित ने रचना की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, हाँ रचना, अब हमें माँ को ढूंढना होगा और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगनी होगी। अब हम उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। सुमित और रचना ने तुरंत माँ की तलाश शुरू की। उनके दिल में पछतावे का बोझ था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी था कि वो अपनी माँ को वापस लाकर उनके जीवन को खुशियों से भर देंगे। वो पूरे शहर में मनोरमा जी को ढूंढ चुके थे। उन्होंने हर जगह पता किया जहां उनकी माँ जा सकती थी, मंदिर, धर्मशाला, माँ के पुराने दोस्त, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर जब वो घर लौटे तो रचना ने चिंतित स्वर में कहा, सुमित, माँ जी कहीं प्राची के घर तो नहीं चली गई हैं? प्राची के नाम सुनते ही सुमित ने झुंझला कर कहा, नहीं रचना, माँ प्राची के घर कभी नहीं जाएंगी। तुम माँ को नहीं जानती क्या? उन्होंने हमेशा कहा है कि बेटियाँ पराया धन होती हैं। वो अपने बेटे का घर छोड़कर अपनी बेटी के घर कभी नहीं जाएंगी। तो रचना सुमित को समझाते हुए बोली, सुमित, माँ अब तक अपने उस पुराने विश्वास में जी रही थी, लेकिन हम दोनों ने उन्हें जिस तरह से अकेला छोड़ दिया, उसके बाद शायद उन्होंने महसूस किया हो कि उनके लिए असली सहारा कौन है। अगर वो कहीं और नहीं गई तो यकीन मानो प्राची के पास ज़रूर होंगी। सुमित असमंजस में पड़ गया तो प्राची बोली, एक बार फ़ोन करके देख लो सुमित, अगर माँ वहाँ नहीं होंगी तो हमें तसल्ली तो हो जाएगी कि माँ वहाँ नहीं है। तभी सुमित ने फोन उठाकर प्राची के पास मिलाया। हेलो प्राची माँ, क्या तुम्हारे पास है? तो कुछ देर तक खामोशी फंसी रही। फिर कुछ सोचकर प्राची ने कहा, तुम्हें आज बड़ी माँ की फिक्र हो रही है, वरना उसको घर में अकेली छोड़कर चले गए, न खाने की व्यवस्था करके गए, न गैस की। सुमित को प्राची के शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। वो जानता था कि प्राची सही कह रही है। उसने गहरी सांस ली और रुंधे स्वर में बोला, प्राची, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। मैंने माँ को वो प्यार और इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ।
मुझे माँ से बात करना है, प्लीज़ प्राची। तो प्राची ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, माँ अभी आराम कर रही हैं, लेकिन अगर तुम सच में अपने किए पर पछता रहे हो तो आकर माँ से खुद माफ़ी मांग लो। तो सुमित की आंखें भर आईं। उसने तुरंत कार की चाबी उठाई और रचना से कहा, चलो हमें माँ के पास जाना है। ये सुन रचना ने भी राहत की सांस ली और दोनों तुरंत प्राची के घर की ओर निकल पड़े। रास्ते पर सुमित के दिमाग में माँ की तस्वीर घूम रही थी। क्या माँ उसे माफ़ कर पाएंगी? सोचते सोचते वो कब अपनी बहन के घर पहुँच गए उन्हें पता ही न चला। जाकर बेल बजाई तो उसकी बहन प्राची ने आकर दरवाज़ा खोला। प्राची की आंखों में नाराज़गी थी, लेकिन चेहरे पर वही अपनापन था। वो चुपचाप अंदर आ गई। सुमित और रचना भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। सुमित की नज़रें कमरे में माँ को खोजने लगीं। तभी उसकी नज़र मनोरमा जी पर गई, जो बेड पर लेटी हुई थी। माँ को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। तभी प्राची ने गहरी सांस ली और थोड़े नरम स्वर में कहा, भैया, माँ ने पूरी ज़िंदगी तुम पर और तुम्हारा घर बनाने पर न्यौछावर कर दी। अब बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ अकेलापन। ये सुन सुमित की आंखें शर्म से झुक गईं। रचना भी खुद को दोषी महसूस कर रही थी। सुमित ने घुटनों के बल बैठते हुए धीरे से माँ का हाथ थाम लिया। तो वर्मा जी ने जैसे ही आंखें खोली और सामने सुमित को देखा तो कुछ पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कहते कहते सुमित की आवाज़ भर्रा गई। तो मनोरमा जी की आंखें भी भर आईं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा। तो सुमित उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं जानता हूँ माँ कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब और नहीं। मैं आपको लेने आया हूँ, अब आप मेरे साथ चलोगी। तो मनोरमा जी कुछ कहती उससे पहले ही प्राची ने आगे बढ़कर कहा, सुमित, माँ अब इस घर में खुश हैं। यहाँ उन्हें वो प्यार और सम्मान मिल रहा है जिनकी उन्हें ज़रूरत है। तो सुमित प्राची की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है प्राची, प्लीज़ मुझे माँ को ले जाने दो ना। तो कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सुमित ने माँ के पैरों को छूते हुए कहा, माँ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं वादा करता हूँ अब से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। रचना ने भी सर झुकाकर कहा, माँ मैं भी अपनी सारी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं आपके बिना उस घर की कल्पना भी नहीं कर सकती, प्लीज़ हमारे साथ चलिए। तो मनोरमा जी की आंखों में आंसू छलक पड़े। वो सुमित और रचना को देख समझ चुकी थी कि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उनकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। इसलिए उन्होंने प्राची से कहा, बेटा इन्होंने अपनी गलती मान ली है। तुमने मुझे अपनाकर बेटी का असली रूप दिखाया। बेटा तुम्हारे बिना मैं शायद टूट चुकी थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपने घर लौट जाऊं। तो प्राची की आंखें नम हो आईं, लेकिन उसने माँ का फैसला खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तो मनोरमा जी बेटी के सिर पर हाथ रखकर उससे विदा लेकर अपने बेटे बहू के साथ अपने घर की ओर निकल गईं। आज उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि आज वो मजबूरी में नहीं बल्कि अपने बेटे बहू के बदले हुए व्यवहार के साथ अपने घर लौट रही थी। घर पहुंचकर रचना मनोरमा जी का हाथ थामकर बोली, माँ आज से आपका हर पल खुशियों से भरा होगा। तभी सुमित ने भी आगे बढ़कर कहा, माँ जब तक मैं जीवित हूँ आपको कोई कभी दुख नहीं होने दूंगा। तो मनोरमा जी की आंखों में भी खुशी से आंसू छलक आए। उन्होंने बेटे बहू के सिर पर हाथ हिलाते हुए कहा, बस अब और कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम्हारा ये प्रेम जिंदगी भर बना रहे, यही बहुत है। कहते हुए मनोरमा जी ने अपने दोनों बेटे बहू को सीने से लगा लिया। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके हमें आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।